स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। साथियों, इस रोमांचक और जो नए नए शब्दों के साथ मैंने स्वागत किया, लेकिन आज का हमारा जो विषय है रविवार की इस चर्चा में वह काफी गंभीर और एक सोचने वाली विषय है, जिसमें एथिक्स क्या है, उसकी मेटाफिजिक्स क्या है और उसके अन्य कारण क्या है। आप लोगों ने सुना होगा बहुत बचपन से ही, बहुत दिनों से, वीर भोग वसुंधरा और जिसका वैज्ञानिक रूपांतरण है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसे डार्विन ने दिया था कि योग्यतम की उत्तरजीविता। लेकिन उसका एक ग्रामीण वर्जन भी है, एक देहाती वर्जन भी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह पूरे विश्व में लागू होता है। एक कहानी के माध्यम से, जो कि एक वास्तविक कहानी के काफी करीब है, उससे मैं आपको शुरुआत करूंगा। उससे पहले मैं आज के टॉपिक से आपको रूबरू कराता हूं। आज का हमारा विषय है संसार में फैली बदहाली, किसकी जिम्मेदारी। आज पूरे संसार में हम मानव व्यक्ति, हम मानव लोग आपस में इस प्रकार से गुत्थम गुत्था एक दूसरे के आमने सामने वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से और साथ ही साथ हथियारों के साथ इस प्रकार से खड़े हुए हैं, लगता ही नहीं कि हम इसी एक धरती को आपस में मिलकर के साझा करते हैं। किस प्रकार से हम एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उसकी एक छोटी सी बानी आपके सामने, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, प्रस्तुत करता हूं। सितंबर 2019 की बात है। वुहान, जिसका नाम पूरी दुनिया जानने लगी है चीनी वायरस के जन्म लेने के बाद से, जिसे बाद में नाम दिया गया कोविड-19 WHO द्वारा। वहां पर कुछ ऐसे बीमार लोगों का लक्षण या ऐसे बीमार लोग स्वयं पर आने लगे जो एक आकस्मिक बीमारी से ग्रसित हुए थे, एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हुए थे जिससे का अभी तक कोई इलाज या कोई भी बीमार व्यक्ति नहीं हुआ था। लेकिन समय के साथ वहां की सरकार ने सोचा कि इन मुद्दों को दबाया जाए। पूरी दुनिया की कम्युनिटी इन चीजों को जानेगी तो हमारी भट पीटेगी, हमारी बेइज्जती होगी, और जो हम साम्यवादी सरकार का ढिढोरा पीटते हैं वह जो है उसकी पोल खुल जाएगी, वो ढोल की पोल खुल जाएगी। लेकिन इस वायरस का संक्रमण इतना तेजी से फैलना चालू हो जाता है, और कुछ लोगों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने इस बात को दुनिया के माध्यम में लाने का प्रयास किया, दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया। लेकिन वहां की तानाशाह सरकार, वहां की तथाकथित साम्यवादी सरकार, जो कि खुद को साम्यवादी कहती है लेकिन सारे लक्षण पूंजीवाद से जुड़े हुए हैं, वह इन चीजों को दबाने का प्रयास करती है, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन जब समय हाथ से निकलता चला जाता है, परिस्थितियां विकराल होती चली जाती हैं, तो WHO, जिसे पहले ही पता था कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, वह इन्हें संज्ञान में लेता है और पूरी दुनिया में चेतावनी के लिए एडवाइजरी जारी करता है कि पूरे संसार में इस प्रकार का एक इपिडेमिक से पैंडेमिक विकसित हो चुका है। जो एक इपिडेमिक हो सकता था, किसी क्षेत्र विशेष में जो बीमारी हो सकती थी, वह WHO के खराब प्रबंधन की वजह से पूरी दुनिया में फैल चुकी है। आज लगभग 15 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 20 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन उसके बाद जब इस प्रकार के लोगों के मन में एक बात पैदा होती है कि वहां की सरकार असफल रही कोरोना को रोकने के लिए, तो 76 दिन का एक कड़ा, मजबूत और एक अमानवीय लॉकडाउन से गुजरना पड़ता है वुहान को। और इस प्रकार से अपने डंडे के बल पर, विभिन्न प्रकार के संलांस के बल पे मानवीय मूल्यों का हनन करते हुए वहां की सरकार ने कोरोना पर तो विजय प्राप्त कर ली, कोरोना को रोक दिया और अपनी नेशनल असेंबली में भारी भरकम जोश और खरोश के साथ उसका जश्न भी मनाया। और उसके बाद जब देश में लोगों के मन में एपिडेमिक के समय, पैंडेमिक के समय तरह तरह की समस्याएं चल रही थी, लोग परेशान हो रहे थे, तो उसी दौरान वहां की सरकार ने एक प्रोपेगेंडा सेट किया कि हम भारत को लेकर के बहुत ज्यादा असहज हैं, और वह हमारी गलवान वैली से लेकर के विभिन्न जगहों पर पेंगोंग सी के सामने, या फिर जहां पर जो पेंगोंग झील है वहां पर जबरदस्त उसने अपना सैनिकों का कंसंट्रेशन चालू कर दिया। दक्षिण चाइना सी में उसने अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया, ताइवान को डराने धमकाने का प्रयास किया, और साथ ही साथ हांगकांग को और मजबूती के साथ अपने अंदर अधिग्रहित करने का प्रयास किया। जब पूरी दुनिया पैंडेमिक से लड़ रही थी, तो चीन पूरी दुनिया को दिखाने चाहता था कि देखो मेरी ताकत कितना तेजी से बढ़ रही है। जब भारत जैसे देश की GDP -25 जा रही थी, उस समय चीन ने एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया था और वहां की जनता को
एक राष्ट्रवाद का इस प्रकार से जहर देने का प्रयास किया, इस प्रकार से जिसे अफीम देने का प्रयास किया, उसमें काफी हद तक सफल रहे शी जिनपिंग। और जिस व्यक्ति की वजह से करोड़ों करोड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उस व्यक्ति की वजह से अपने पावर को रिस्टोर किया, अपने आप को और ताकतवर बनाने में सफल रहा। तो यह एक छोटी सी स्टोरी है जिसकी कोई व्यक्ति अपने कुप्रबंधन की वजह से जब पूरे देश में भद पिटवा सकता है, पूरे देश को बर्बाद कर सकता है, लेकिन वह किस प्रकार से अपनी ताकत के बल पे उन कमियों को जो लाखों लोग मारे गए उनसे का जवाबदेही तय न करते हुए खुद को किस प्रकार से ताकतवर बनाता है। एक छोटी सी कहानी है, यह एक लंबा इतिहास रहा है। जब भी कोई शक्तियां, कोई व्यक्ति या कोई देश ताकतवर होते हैं तो उनका यह प्रयास होता है कि हमारी सत्ता और हमारा शासन हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के हर कोनों में महसूस किया हो जाना चाहिए, दुनिया के हर कोने में उसकी एक गूंज होनी चाहिए। जैसे कि आप अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका जैसे ताकतवर होता चला गया तो कोल्ड वॉर के दौरान उसने कितने अनर्गल कार्य किए, किस प्रकार से जिहादियों के नाम पर एक आतंकवादी ग्रुप तैयार किया, जिहादियों के नाम पर पूरी दुनिया में आतंक की जो पौध बोई, जिसका कहीं न कहीं 2001 में अमेरिका भी शिकार हुआ और पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में, पूरी दुनिया की क्षेत्रीयता में उसका कितना दबाव महसूस किया जा रहा है। लाखों लाखों लोगों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ जाती है। ऐसे आतंकवादी हमलों में जो निर्दोष होते हैं, मारने वाला भी एक तरीके से निर्दोष ही होता है, क्योंकि उसे ब्रेन वॉश किया जाता है, उसकी मानसिक स्थिति को इस प्रकार से धर्म से जोड़ करके धर्म के उन कड़े रास्तों की तरफ बढ़ने का प्रयास किया जाता है, चलाया जाता है कि धर्म से बढ़कर जीवन में कुछ है ही नहीं, यहाँ तक कि जीवन भी धर्म से बढ़कर नहीं है। तो मैंने ये चीज को रीड किया है। राष्ट्रवाद और धर्म ये दो ऐसी बातें हैं, दो ऐसे शब्द हैं, दो ऐसी भावनाएं हैं, दो ऐसे विचार हैं, दो ऐसी सोच हैं जो व्यक्ति को जड़ से लेकर के चेतन तक, उसको अंदर तक हिला सकते हैं, उसे बर्बाद कर सकते हैं, उसे आबाद कर सकते हैं और साथ ही साथ उसकी सत्ता को अपने पास रिस्टोर कर सकते हैं, जिसका बहुत सारे उदाहरण आप पा सकते हैं। वर्तमान में मैं बात करता हूं, इतिहास में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हिटलर, मुसोलिनी की बात नहीं करता हूं, मैं आज की बात करता हूं। आज आप देख सकते हैं किस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन यूएसए से डर के नाम पर, यूएसए से लड़ाई के नाम पर रशिया में अपना एक छत्र राज चलाते हैं, और जब उनका विरोध किया जाता है किसी विपक्षी नेता द्वारा तो उसकी हत्या करवा दी जाती है, या फिर उसे अनवरत समय के लिए जब तक वह जिंदा है तब तक उसे जेल की काली कोठरियों में ठूंस दिया जाता है। ताजा उदाहरण आपको मैं कई वीडियोज के माध्यम से बता चुका हूं, एलेक्स नावल्नी का। और दूसरा जो रास्ता होता है, जो राष्ट्रवाद का रास्ता होता है, जब देश पर संकट आ जाए, देश की अर्थव्यवस्था खराब होने लगे, जब आपकी पॉपुलैरिटी किसी शासक की तानाशाह की घटने लगे, तो दूसरे देशों को, आसपास के देशों को परेशान करना प्रारंभ कर दो। जैसे 2014 में आपने देखा वो क्रीमिया पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया था रूस ने, जो कि यूक्रेन का पार्ट था। और साथ ही साथ दूसरा, इस समय भी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है यूक्रेन की सीमाओं पर, जबकि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं पुतिन के विरुद्ध, तो अपनी सेनाओं को तेजी के साथ फैला रहे हैं, उन संख्याओं को बढ़ा रहे हैं सैनिकों की यूक्रेन की सीमा पर, एक और नव राष्ट्रवाद की तरफ, कि लोगों का ध्यान उधर जाए और मेरी सत्ता पदस्थूल जारी रहे। इसका शिकार पूरी दुनिया में बहुत छोटे छोटे देश होते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं नेपाल में किस प्रकार की राजनीतिक पॉलिटिक्स उथल-पुथल लाने का प्रयास किया गया चीन की तरफ से, वहां की माओवादी सरकार को समर्थन देने के साथ साथ भारत के विरुद्ध उसे खड़ा करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने सीरिया को तो तहस नहस करके रख दिया है। यूएसए की फोर्सेज और रशिया की फोर्सेज इस प्रकार से वहां बमबारी करती हैं, इस प्रकार से वहां पर लड़ाइयां करती हैं कि वहां का आम जनता रोजी रोटी को लेकर के परेशान है। यमन को आप देख लीजिए, इसी प्रकार से दुनिया के बहुत सारे देशों में, आप अफ्रीका में चले जाइए, वहां पर सूडान, दक्षिणी सूडान के विरुद्ध जो जिस प्रकार से आपस में युद्ध, आप इक्वेटोरियल गिनी में चले जाइए, वहां पर जिस प्रकार से समस्याएं हैं, आप वर्तमान में म्यांमार में चले जाइए, आखिर इतनी चीनी किस प्रकार से वहां की आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। और जो यूनाइटेड काउंसिल में उनके विरुद्ध, म्यांमार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जाता है तो वीटो लगाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम लोगों की हत्या करो, मानवाधिकारों का उल्लंघन करो, लोगों को उनके जीवन में नर्क झेलने के लिए मजबूर कर दो। इस प्रकार से बातें पूरे विश्व में आप देख सकते हैं। जरूरत है कि ऐसी शक्तियों को लगातार आप
एक ह्यूमन होने की वजह से, एक मानव होने की वजह से कुछ लोगों के हाथ में जो पूरी दुनिया की सत्ता आ जाती है, कुछ सैकड़े 100 लोगों के हाथ में जो दुनिया की पावर आ जाती है, ताकत आ जाती है, तो उस ताकत को छोड़ना नहीं चाहते। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें एक बहुत बड़ा नाम एर्दोगान का है। एर्दोगान क्या करते हैं, तुर्की में जिस प्रकार से उन्होंने इस्लामीकरण करने का प्रयास किया, तुर्की एकमात्र ऐसा इस्लामिक राष्ट्र रहा है जिसने पूरी दुनिया में एक संदेश दिया है कि एक इस्लामिक रिपब्लिक भी इस तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से देश को और पूरी दुनिया को सत्ता शासन चलाने का एक आदर्श रूप प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन अपनी सत्ता चलाने के लिए लगातार जिस प्रकार से वह तरह तरह के कार्य करते हैं, वह चीजें लोगों को भले पसंद आती हो, लोगों को थोड़ा अच्छी लग सकती है तात्कालिक रूप से, लेकिन इसका दूरगामी नुकसान उन्हें भी भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने म्यांमार का जिक्र किया, जब रोहिंग्या मुसलमानों को रखाइन प्रांत से वहां की सेना, वहां की आर्मी जबरदस्ती मार के भगा रही थी, उनकी हत्या कर रही थी, तो वहां के जो बहुसंख्यक लगभग 90% की आबादी बौद्ध धर्म को प्रैक्टिस करने वाली है, उन चीजों को लेकर के थोड़ा भी उनके अंदर सह्यता या संवेदनशीलता नहीं थी। लेकिन उसका दुष्परिणाम आज उनकी सेना जो कि हत्याएं कर रही थी रोहिंग्या की, आज अपने ही नागरिकों को, जो बहुसंख्यक आबादी है बौद्धों की, उनके साथ किस प्रकार से हत्याएं की जा रही हैं, बलात्कार किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों को मैसिव किया जा रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, ओपन फायरिंग की जा रही है। आज उन गलतियों की सजा उनको भी भुगतनी पड़ रही है। तो मेरे कहने का मतलब है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक ये चीजें समस्याएं नहीं होती हैं। समस्याएं मुख्य होती हैं कि इनको इस प्रकार से प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया जाता है कि एक छोटी सी घटना के नाम पर, एक छोटे से उदाहरणों के आधार पर पूरे दुनिया में एक नैरेटिव करने का, पूरे देश में नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है कि आपका धर्म, आप भले बहुसंख्यक है लेकिन आपका धर्म खतरे में है। यह दुनिया के हर कोने में पाया जाता है। आप अमेरिका में चले जाइए, वहां पर ब्लैक और व्हाइट के बीच जो नस्लवादी बातें चलती हैं। आप चले जाइए भारत में भी इस तरीके की बातें चलती हैं कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक किस हिसाब से उनको पोलराइज किया जाए और उनको वोटों में तब्दील करके अपने आस्था के नाम पे सत्ता के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाए। तो यह एक समस्याएं जो हैं, इन्हें हमें समझना होगा। एक नागरिक होने की वजह से, मैं फिर कहना चाहूंगा, प्रबुद्ध नागरिक होने की वजह से या आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि आप इस प्रकार की प्रोपेगेंडा से अपने आप को दूर रखें, बचाएं। नहीं तो दुनिया के बहुत सारे देश, आप वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात मैं करता हूं कि 2005 से के बाद लगातार विश्व वैश्विक स्तर पर डेमोक्रेसी का जो सेहत है वो खराब हो रही है और लगातार गिरती जा रही है। और डेमोक्रेसी मेरे समझ से, लोकतंत्र मेरे समझ से शासन की सर्वोच्च और सबसे बेहतरीन पद्धति है, लेकिन इसमें भी लगातार खतरे होते हैं कि अधिनायकवाद इससे न जुड़ जाए, तानाशाही न जुड़ जाए। जैसा कि प्लेटो ने कहा था कि लोकतंत्र के माध्यम से सत्ता हासिल करके और तानाशाही को आगे बढ़ाना एक आसान प्रक्रिया होती है। जैसा कि आपको समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति को इतने ताकतवर नहीं होना चाहिए पूरे विश्व में कि वह पूरी दुनिया की नीति निर्धारित कर सके। मैं नहीं चाहता हूं कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, तरह तरह के अच्छे अच्छे नेता आगे बढ़ें और अपने देश को, अपने देश की सरकारों को, अपने देश के लोगों को हित की बात करें, उनके कल्याण की बात करें, उनके विकास की बात करें, न कि उनकी अपनी सत्ता को चलाने के लिए। एक उदाहरण और देना चाहूंगा लास्ट में। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपने देश की आजादी में, अपने देश को आगे ले जाने में एक सर्वोच्च नेता के रूप में सामने आते हैं। जैसे कि रॉबर्ट मुगाबे का मैं नाम लेना चाहूंगा। जिम्बाब्वे और रोडेशिया हुआ करता था, कॉलोनी हुआ करता था यूरोप की, उस समय उन्होंने अपने देश में आजादी लाने के लिए लगातार संघर्ष किया, मेहनत की, और जब सत्ता में आ गए तो सत्ता से ऐसे चिपक गए कि उन्होंने अपने देश को ही अपना गुलाम बना लिया। तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं। गद्दाफी को आप देख सकते हैं, हुस्नी मुबारक को देख सकते हैं, बहुत से लोगों ने इस प्रकार के कार्य किए हैं। आप इदी अमीन को देख सकते हैं जिन्होंने अपने देश के लोगों के साथ इतने कुकृत्य हत्याएं की, लोगों की मानवता संसार हो जाए, एक जनजाति समूह को उन्होंने खत्म करने का भी प्रयास किया। और आप उइगुर मुसलमानों की समस्या चीन में देख सकते हैं। आज चीन के पिट्ठू दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम देश बने हुए हैं, चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे वह तुर्की हो, चाहे वह मलेशिया हो। लेकिन जिस प्रकार की हत्याएं, जिस प्रकार के कुकृत्य, जिस प्रकार के अनर्गल कार्य किए जा रहे हैं उइगुर मुसलमानों के साथ सिंजियांग प्रांत में, उसका कोई सवाल उठाने वाला नहीं है।
और जिस प्रकार से चीन की ताकत बढ़ रही है, जिस प्रकार से चीन का सैन्यीकरण हो रहा है, वह पूरे विश्व के लिए खतरा है, पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है। चाहे उसका दोस्त रूस ही क्यों ना हो, जो आज उसके साथ गलबहियां बनाए चल रहा है, लेकिन भविष्य में जब एक दिन रूस के ऊपर भी ये समस्या आएगी, तब उसे बातें समझ में आएगी। और किसी भी देश का इतिहास यदि आप पढ़ते हैं, इतिहास में जाते हैं, तो आप एक चीज बात समझते हैं, सीमाएं, देश की सीमाएं हमेशा बदलती रही हैं। हम अपने यदि मौर्य काल में चले जाएं तो हम देखते हैं कि हमारी सीमाएं कितनी दूर तक फैली हुई थी, चोल वंश की सीमाएं कितना दूर तक फैली हुई थी, ब्रिटिश इंडिया की भी सीमाएं कितनी दूर तक फैली हुई। क्या आज के समय में 2021 के समय में हम उन जगहों को क्लेम कर सकते हैं? अफगानिस्तान को भारत का पार्ट मान सकते हैं, या फिर मलेशिया और म्यांमार को भारत का भाग मान सकते हैं? तो इस प्रकार की बातें जो कुतर्क किए जाते हैं चीन के माध्यम से, दावे किए जाते हैं कि यह हमारी टेरिटरी था पहले, यह मेरी टेरिटरी होनी चाहिए, फला राजा की चिंग वंश में, जिंग वंश में, फिंग वंश में यह हमारा सत्ता हुआ करती थी यहाँ पर। लेकिन आज वह रियलिटी नहीं है दोस्तों, वह विश्व बदल रहा है, सीमाएं बदल रही हैं, सोच बदलनी चाहिए, लोगों के अंदर पॉजिटिव सोच आनी चाहिए। और ऐसे देश जो कि पूरी दुनिया में जहर घोलने का प्रयास करते हैं, दुनिया की सदस्यता को, प्रेम को मिटाने का प्रयास करते हैं, इन्हें पूरी दुनिया के लोगों को मिलकर के आइसोलेट करना चाहिए। मेरा एक ही सोच है, एक ही धर्म है, एक ही नाम है, एक ही काम है मेरी, कि हमें एकजुट होना होगा, पूरे वैश्विक स्तर पर कम्युनिकेशन डेवलप करनी पड़ेगी, दुनिया के विभिन्न लोगों से मिलने का प्रयास करना होगा, उनसे जुड़ने का प्रयास करना होगा, और पूरे वैश्विक स्तर पर यह भी प्रयास करना होगा कि हमें वैश्विक सीमाएं समाप्त होनी चाहिए और हम सब मानव एक हैं पूरी धरती की। जैसा कि हमारे वेदों में कहा गया, शास्त्रों में कहा गया, वसुधैव कुटुंबकम, और इसी सोच को आगे लेकर के बढ़ने का प्रयास किया रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट दुनिया को देखना चाहते थे, और साथ ही साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जिक्र भी मैं करना चाहूंगा, जो एक अंतर्राष्ट्रीय सरकार की संकल्पना रखते थे कि वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सरकारें बने, लेकिन पूरे वैश्विक स्तर पर मानवों को जागरूक होना होगा। नहीं तो सत्ता के लिए जो दानव सत्ता में बैठते हैं, वह आपको मानव न होकर के आपको इस प्रकार से जीवन जीने के लिए मजबूर कर देंगे अपनी सत्ता के लिए, कि आपको मानव होने पर दुख होगा, कष्ट होगा। इन्हीं बातों के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, कुछ सकारात्मक बातें मैं लेकर के आया, कुछ सच्चाई की बातें आपके सामने लेकर आया। फिर मैं मिलूंगा इस उम्मीद के साथ, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। आप स्वस्थ रहें, आबाद रहें, खुशहाल रहें, अपनों को कोरोना से बचा के रखें, क्योंकि लगातार कोरोना की केसेस पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, पूरे भारत में बढ़ रही हैं। और जिस प्रकार से कुकृत तरीके से इस बीमारी को विश्व में फैलाया गया और WHO जो रिपोर्ट आई, उन दोनों में जिस प्रकार से विभिन्नता मुझे नजर आती है, मुझे लगता है कि चीन की चाल हो सकती है इसके पीछे। अंत में मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कहीं चीन की चाल सच्चाई न हो, लेकिन वो सच्चाई शायद दुनिया के सामने कभी नहीं आएगी। फिर मिलता हूँ अगले रविवार। खुश रहिए, आबाद रहिए और जुड़े रहिए, पढ़ते पढ़ाते रहिए। नमस्कार।